हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शिक्षा शास्त्र क्लासेस पर। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पढ़ाई को मन लगा कर रहे हैं। आज का यह क्लास उन बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जो भी क्लास 10th में है, जिनका भी क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड से 2027 में होने वाला है। उनके लिए यह क्लास काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज का यह क्लास मुख्य रूप से केमिस्ट्री का होने वाला है, यानी रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज का यह हमारा लेक्चर नंबर 5 हो जाएगा और आज हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का समाप्त हो जाएगा। तो यदि आपने पिछले 4 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप प्लीज उस लेक्चर को जाकर देख लीजिए, क्योंकि वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको कल की क्लास में इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है साहिल गुप्ता। मैं आज आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। इसका चैप्टर नंबर 1 और उसका नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। तो चलिए अब अपने क्लास की ओर पढ़ते हैं। हमारा आज का मोटिवेशनल लाइन, संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है, जो इसे स्वीकार करता है वह जीवन में क्या हो जाता है, निखर जाता है। तो आप सभी संघर्ष करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो चलिए अब अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इससे पिछले क्लास में मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में विस्तृत पूर्वक बताया, समझाया। यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए, जो भी बच्चे इस बार 2026 में क्लास 10th का एग्जाम दिए हैं, उससे पूछेगा कि यदि जितना हम पढ़ाए हैं उससे मिलाइएगा आप उसका क्वेश्चन। देखिए, जितना हम पढ़ाए उसी से क्वेश्चन आया है। उस जितना चैप्टर हम आपको पढ़ा दिए हैं, बस आप उसे ही कंफर्म अच्छे से कर लीजिए। उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। कल मैंने देखा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के लगभग 7 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन गया, जो मेरी क्लास से था, और 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन था जो हमारी क्लास से था। आप बस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप उतना पढ़ लीजिए, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दहन और ज्वाला आज का हमारा टॉपिक है। ये क्या होता है? किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। जब किसी पदार्थ को हम जलाते हैं ऑक्सीजन में, तो क्या होता है? ऊष्मा निकलता है और प्रकाश उत्पन्न होता है उससे हम क्या कहते हैं? इस क्रिया को ही हम लोग दहन कहते हैं। इसका उदाहरण की बात करें तो कार्बन को क्या करते हैं? वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जब हम कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और ऊष्मा निकलेगा, साथ साथ प्रकाश भी निकलेगा। देखिए, इसका रिएक्शन यहाँ दिया हुआ है। कार्बन के साथ जब कार्बन को जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है, ऊष्मा बनता है और साथ ही साथ प्रकाश भी निकलता है। उसके बाद है हमारा दूसरा एग्जाम्पल, वायु में गंधक यानी कि सल्फर को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। देखिए, इसका रिएक्शन यहाँ पर लिखा गया है। इस सल्फर के जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और साथ साथ ऊष्मा और साथ साथ प्रकाश भी निकलता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने समझ लिया। आप देखिए, कुछ नोटेड पॉइंट मैंने लिखवाया है यहाँ पर कि दहन में जो पदार्थ जलता है उसे हम लोग दहनशील या ज्वलनशील कहते हैं। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि जो बताइए ज्वलनशील क्या होता है, या फिर ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि दहन में जो पदार्थ जलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दे देगा, आपको पता रहेगा तब तो मानिएगा, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसे हम लोग कहते हैं दहनशील या फिर ज्वलनशील। अब और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलते नहीं है, जैसे कि ईंट, पत्थर, बालू इत्यादि। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अदहनशील या फिर अज्वलनशील पदार्थ। अब देखिए, कुछ और नोटेड पॉइंट है। दहन की क्रिया प्राय वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। ठीक है, दहन की क्रिया कब होता है? वायु की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हो जाती है। देखिए, कुछ उदाहरण लिखा गया है यहाँ पे कि मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन के साथ जलकर क्या करता है? मैग्नीशियम नाइट्राइड बना देता है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होता है। देखिए, मैग्नीशियम की जब मैग्नीशियम को नाइट्रोजन में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का निर्माण होता है और साथ साथ ऊष्मा बनता है और प्रकाश निकलता है। उसके बाद देखिए, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है। एक जलती हुई मोमबत्ती को क्लोरीन गैस से भरे जार में ले जाने पर मोमबत्ती जलती ही रहती है वो, तथा उससे क्या होता है? काला धुआं निकलता है। इसमें मोमबत्ती का दहन जो होता है ना, क्लोरीन की उपस्थिति में होता है। देखिए, जब मोमबत्ती का आपसे कभी सूत्र पूछ लेता है, देखिए मैंने आपको बताया था बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र इसी क्लास में, सॉरी, दो पिछले क्लास में मैंने बताया, दोनों में से किसी में, कि बुझा हुआ चूना का सूत्र आप याद रखिए, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। और देखिए, कल जो एग्जाम हुआ है उसमें बुझा हुआ चूना का
रासायनिक सूत्र पूछा है, तो मैं जो बताता हूँ इम्पोर्टेंट वो आप याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मोमबत्ती का सूत्र लिखा गया है कि C25H52, ये मोमबत्ती का सूत्र था, आप याद रखिएगा। आप इसे नोट डाउन अलग से कॉपी में कर लीजिएगा हाईलाइट करके। जब इसकी अभिक्रिया हम क्लोरीन गैस की उपस्थिति में कराते हैं तो C25 बनता है और 52 HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। बस इतना ही समझिए। अब देखिए कुछ लिखा गया यहाँ पे, जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होते हैं उन्हें हम लोग दहन का अपोषक कहते हैं, दहन का अपोषक भी कहते हैं। जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, दहन की क्रिया में सहायक नहीं होता है, बल्कि ऑक्सीजन क्या होता है, दहन की प्रक्रिया में सहायक होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अब यह लिखा गया पॉइंट है, दहन के लिए आवश्यक क्या क्या शर्तें होने चाहिए। बहुत सारी शर्तें होनी चाहिए, क्योंकि मुख्य रूप से 3 है। इनमें से पहला है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए, दहन के पोषक पदार्थ में उपस्थिति। देखिए दहन जो होती है ना, दहन के पोषक पदार्थ में उपस्थिति होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, ज्वलन ताप का प्राप्ति, यानी कि ताप होना चाहिए, जलाने वाला पदार्थ होना चाहिए और जलने वाला पदार्थ होना चाहिए। बस यही तीन चीज चाहिए। उसके बाद है प्रकाशहीन क्या होता है, यानी अप्रदित ज्वाला क्या होती है, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम क्या होता है। देखिए कि ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर भी क्या होता है, उसमें ईंधन का पूर्ण दहन हो जाता है। इससे क्या होता है कि निर्मित जो ज्वाला होती है ना, उसमें जो निर्माण होता है ज्वाला का, उसका रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। किंतु आकाश बहुत मतलब प्रकाश जो होता है ना, वो बहुत ही कम होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशहीन या अप्रदित ज्वाला क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए आपको सिंपल समझाते हैं कि ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने का, पर्याप्त मतलब बहुत सारा ऑक्सीजन है आपके पास, ठीक है, होने पर क्या होता है, इसमें ईंधन का पूर्ण दहन हो जाता है। लेकिन देखिए ईंधन जो होता है ना, ईंधन बहुत सारा जल जाता है, इसमें खर्च हो जाता है। इससे क्या होता है कि निर्मित ज्वाला जो उसमें फ्लेम होता है उसका रंग नीला हो जाता है, किंतु प्रकाश जो होता है ना बहुत ही कम मात्रा देता है। जैसे आप गैस चूल्हे का प्रयोग करते होंगे आपके घर में मम्मी लोग, तो आप देखते होंगे कि उससे नीला फ्लेम निकलता है, इससे ज्यादा प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें ईंधन का पूर्ण रूप से दहन हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है, लेकिन ईंधन बहुत अधिक मात्रा में वेस्ट हो रहा है, इसे यही कारण हुआ प्रकाश नहीं कर पा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने ये समझ लिया है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल में लिखा गया है कि बत्ती वाले स्टोव, देखिए मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद है केरोसिन, जब केरोसिन उसमें जलाते हैं तो क्या होता है, तो ज्वाला उत्पन्न होता है, लेकिन ये ज्वाला क्या होता है, अप्रकाश मतलब प्रकाशहीन होता है, अप्रदीप्त होती है। अब देखिए दूसरा है प्रकाशमान, यानी कि प्रदीप्त क्या होता है, यानी कि ल्यूमिनस फ्लेम क्या होता है। अब देखिए ये बिल्कुल विपरीत होगा उससे। ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होने पर भी क्या होता है, इसमें ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता है। इसमें कह रहे हैं कि ऑक्सीजन होने के बावजूद भी इसमें ज्यादा ईंधन का दहन नहीं होता है, वेस्ट नहीं होता है। और क्या होता है, इसमें उत्पन्न ज्वाला, इसमें जो उत्पन्न ज्वाला होता है उसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। क्यों? क्योंकि ईंधन का पूर्ण दहन से क्या होता है, इसके वाष्प में क्या हो जाता है, बिना जले ही कार्बन के कण मिश्रित हो जाते हैं इसके वाष्प में। और क्या होता है कि तप्त होकर क्या होता है, यानी कि गर्म होकर क्या होता है, चमकने लगता है। और इस ज्वाला में पीले रंग का प्रकाश पीले रंग का प्रकाश निकलता है या उत्पन्न होता है। इसी ज्वाला का हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशमान या प्रदीप्त ज्वाला। ठीक है, देखिए आपको समझाते हैं कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होने पर, यानी कि बहुत सारा ऑक्सीजन है फिर भी क्या होता है, इसमें ईंधन का पूर्ण रूप से दहन नहीं होता है, पूर्ण रूप से वह नहीं जलता है। और इससे मुख्य रूप से पीले रंग की लाइट निकलती है, ज्वाला निकलती है, फ्लेम निकलती है। क्यों? क्योंकि इसमें ईंधन जो होता है ना, पूर्ण रूप से दहन होने से मतलब उसमें वाष्प में जो जले हुए होते हैं ना, कार्बन वाष्प में जो कार्बन जले होते हैं उसके कण में मिश्रित हो जाते हैं और तप्त मैग्मा चमकने लगते हैं। और क्या होता है, तप्त मैग्मा चमकने लगता है, सॉरी, और तप्त होकर क्या होता है, चमकने लगता है वह। और क्या होता है कि ज्वाला से पीले रंग का प्रकाश निकलने लगता है। और क्या होता है, ज्वाला से पीले रंग का प्रकाश निकलता है, इसलिए यह क्या होता है कि वह प्रकाशमान होता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिखा गया है, लैंप केरोसिन लैंप में जब केरोसिन को हम डालते हैं उत्पन्न ज्वाला पीले रंग की प्रकाश देती है। जब आप लैंप का प्रयोग किए होंगे तो आप जब उसमें केरोसिन का तेल डालते हैं तो वह पीली रंग की प्रकाश उत्पन्न करती है। आप देखिए यहाँ पे यहाँ पे है एक और पॉइंट है, मोमबत्ती की ज्वाला। आखिर मोमबत्ती की ज्वाला क्या है, देखिए मोमबत्ती वह ज्वलनशील पदार्थ है जो मोम से बनी होती है। मोमबत्ती क्या है, ज्वलनशील पदार्थ, ठीक है, जो किससे बनी होती है, मोम से बनी होती है। ठीक है, ये ठोस हाइड्रोकार्बनों से बना होता है, ठोस हाइड्रोकार्बन से बना होता है। आप जितने भी यहाँ पे मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ आपको, वो आप पॉइंट याद रखिए। और फिर लिखा गया, मोमबत्ती के जलने पर मोम पिघलता है और वाष्प के रूप में जब वाष्प के रूप में क्या देता है, जलना प्रारंभ हो जाता है वाष्प के रूप में। उसका नेक्स्ट पॉइंट है, मोमबत्ती की ज्वाला जो होती है पीली एवं प्रकाशमान होती है, पीली होती है और प्रकाशमान होती है, प्रकाशमान। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि ज्वाला का रंग पीला होने के कारण क्या होता है, यह
ऑक्सीजन और अपर्याप्त ऑक्सीजन जो होती है ना, पर्याप्त आपूर्ति के कारण उसे मोम को दहन पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है। मैंने अभी आपको बताया इसमें प्रकाशमान में, उसके पास ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति तो होती है, लेकिन वह ईंधन का पूर्ण रूप से दहन नहीं कर पाता है और वह पीला होकर चमकने लगता है। इसलिए आपने, जब हम लाइट चला जाता है तो पहले मोमबत्ती का प्रयोग करते थे, क्योंकि उससे लाइट फैल जाता है पीला होकर, तो उससे रोशनी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे 3 प्रकार के भाग बताए गए हैं मोमबत्ती के। इसमें है, देखिए यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, प्रकाशहीन मंडल होता है, प्रकाशमान मंडल होता है, केंद्रीय मंडल होता है। तो क्या फिर हम समझेंगे कि आखिर एक एक करके से समझते हैं। केंद्रीय मंडल क्या होता है? यह मंडल नीली होती है। यह मंडल कैसी होती है? तो नीली होती है, जिसमें क्या होता है, बिना जले हुए मोम की वाष्प जो वाष्प इसमें रहती है। यानी कि इसमें देखिए कि इसका जो केंद्र भाग होता है ना, वह उसका मतलब वाष्प जो होता है ना, वह बिना जला हुआ होता है मोम का। यह ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आती है, इसलिए ये नहीं जल पाती है। इसलिए ये नहीं जल पाती थी, क्या लिखा गया है, इससे अवदहन का क्षेत्र भी कहा जाता है। अवदहन का क्षेत्र आपसे पूछेगा किसे कहा जाता है, तो केंद्रीय मंडल को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पॉइंट लिखा है, केंद्रीय मंडल वाले क्षेत्र का तापमान सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। अब देखिए लिखा गया नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाशमान मंडल क्या होता है? इस क्षेत्र में ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा होती है, पर्याप्त मात्रा बहुत सारा होता है, और आपूर्ति भी होती है, जिस कारण क्या होता है कि अपूर्ण दहन होता है, मतलब पूरा रूप से दहन होता है। ठीक है, अब यह पॉइंट है कि यह ज्वाला सबसे बड़ा भाग, यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है और पीले रंग का होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रकाशहीन क्षेत्र क्या होता है? तो यह वह क्षेत्र होता है जहाँ ऑक्सीजन पूर्ण रूप से मिलती है और दहन भी पूर्ण रूप से होती है। यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। आपने देखा होगा कि जब आप मोमबत्ती जलाते हैं तो उसका जो सबसे बाह्य क्षेत्र होता है उसे पीला रंग का होता है, और उसका सबसे जो बीच का क्षेत्र होता है वह नीले रंग का होता है, जहाँ पे ताप बिल्कुल ही कम, मतलब होता है ताप बिल्कुल कम ताप होता है वहां तक। क्यों? और वह जलता नहीं है, उसका ताप कम इसलिए होता है क्योंकि वहां तक ऑक्सीजन सही रूप से नहीं पहुंच पाता है, और उसका जो बाह्य भाग होता है वहां तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है। यही कारण वह जलता हुआ पीला रंग का प्रतीत होता है, प्रकाश निकलता है उससे। और ये प्रकाशहीन क्षेत्र क्या होता है? यहाँ तो ऑक्सीजन पूर्ण रूप से मिलता है और दहन भी पूर्ण रूप से होता है। ज्वाला का सबसे गर्म भाग कौन होता है? यही होता है। देखिए यहाँ पे बनाया होगा, ये देखिए यहाँ पे, देखिए जो सबसे बाहर का जो भाग होता है इसे ही प्रकाशहीन मंडल कहा जाता है। इसका ताप काफी बहुत ज्यादा होता है। आप देखिए यहाँ पे लिखा गया द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है एलपीजी के बारे में। तो देखिए पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से ब्यूटेन C4H10, कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है। देखिए ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? तो C2H4 होता है, नहीं सॉरी C4H10 होता है। प्रोपेन का C3H8 होता है, और एथेन जो होता है C2H6 का मिश्रण है। कौन? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लेकिन इसका मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन ही है। आपसे कभी ये देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला हाईलाइटेड क्वेश्चन है यहाँ से, क्योंकि ये क्वेश्चन कल एग्जाम में आया है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बताइए कौन सा अवयव है एलपीजी का, तो उसमें ये भी था, मीथेन भी था, ब्यूटेन भी था, एथेन भी था, और इनमें से कोई नहीं था लास्ट ऑप्शन। तो आपको ब्यूटेन टिक करना था। क्यों? क्योंकि इसका महत्वपूर्ण अवयव ब्यूटेन ही होता है। अब ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन तीव्र से जलकर क्या करते हैं? पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करती है, और इसमें पेट्रोलियम जो होती है, पेट्रोलियम गैस उत्तम ईंधन होता है। दाब बढ़ने से ये तीनों का जो आसानी से क्या हो जाता है? द्रवीभूत हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है, दाब बढ़ेगा तब। और देखिए यहाँ पे लिखा है खाना बनाने के लिए उपयोग में लाने वाले सामान्य गैस जो आप लाते हैं एलपीजी सिलेंडर, वो काफी क्या होता है? उपयोगी होता है खाना बनाने के, उसी बारे में बताया गया। देखिए इसका फॉर्मूला देखिए, आपसे ये भी कभी कभी पूछता है एलपीजी गैस का फॉर्मूला क्या होता है? C2H4H10, C2C4H10 जब इसे वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और 10H2O प्लस ऊष्मा निकलता है, हीट निकलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पॉइंट लिखा गया कि एलपीजी की जो नीली रंग की होती है, एलपीजी की लौ, सॉरी यह लौ होगा, एलपीजी की लौ जो होती है वो कैसी रंग की होती है? पीली रंग की होती है, सॉरी नीले रंग की होती है। तभी आप देखते हैं जब आप गैस जलाते हैं तो नीले रंग की होती है। गैस सिलेंडर में लगभग 1 ग्राम 50 किलो जूल ऊष्मा प्रदान करती है। ठीक है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। और यहाँ लिखा गया कि एलपीजी सिलेंडर में विशेष प्रकार की गन डाली जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए जब लीकेज कर जाएगा, लीकेज के समय तुरंत पता चल जाएगा। यदि सिलेंडर लीकेज करेगा, उसमें किसी प्रकार का गन नहीं दिया जाएगा तो फिर कुछ घटना हो जाएगा। यही कारण उसमें कुछ विशेष प्रकार की गैसें डाली जाती है, जिससे वह गंध करने लगती है और हमें पता चल जाता है गैस लीकेज हो गया है। वो गैस मुख्य रूप से किसका होता है? एथेन एथिल मार्केप्टन का होता है, मार्केटन का। देखिए इसका सूत्र भी आप कभी पूछ लेता है, C2H5SH। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो आज का
क्लास इतना ही था और आज ये आपका चैप्टर संपूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। आपको कल की क्लास में इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे प्रतिदिन पीडीएफ डाले जाते हैं क्लास के। इंस्टाग्राम चैनल है जहाँ पे प्रतिदिन आपको शॉर्ट्स के माध्यम से क्विजेस चलाए जाते हैं क्लास 9th और क्लास 10th के। और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है और यहाँ पे डेली नोटिफिकेशन क्लास के दे दिए जाते हैं। तो आप जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन क्लास देखने को मिल रही होगी क्लास 9th और क्लास 10th का। तो आप सभी अपने दोस्तों को बताइए कि शिक्षा शास्त्र क्लासेस के माध्यम से क्लास 9th और क्लास 10th का पढ़ाई बिल्कुल ही फ्री में कराया जा रहा है। तो सभी विषयों का इसमें अभी आपका फिजिक्स कंप्लीट हो गया, एक चैप्टर केमिस्ट्री भी आज कंप्लीट ही हो गया, एक चैप्टर का 9th में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब शायद आपको मैथ का क्लास देखने को मिलेगा, एक चैप्टर सबका एक चैप्टर कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे, एक दिन में 2 क्लास आपको प्रोवाइड करा देंगे। क्योंकि देखिए हमको भी थोड़ा सा मेहनत कर जाना पड़ता है थोड़ा सा ज्यादा। क्यों? क्योंकि मुझे पीपीटी बनाना पड़ता है, फिर टाइप करना होता है, समझना होता है, कैसे समझाना है बच्चों को। तो आप थोड़ा सा हमारे लिए मेहनत कीजिए और बताइए कि यहाँ पे बिल्कुल फ्री में पढ़ाई होता है। तो आप सभी हमारे साथ जुड़िए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन में चला जाए। और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको डेली पीडीएफ दे दिए जाते हैं। व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए। इन सभी चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपने इसके पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप क्या कीजिए, उस लेक्चर को अवश्य देख लीजिए क्योंकि वह आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई को करते रहिए। तो मिलते हैं अब हम अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।